नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। निबंध के सेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमएसपी गारंटी कानून। आप सभी लोग जानते हैं जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और उसके पहले से भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों के लिए भारत में जारी किया जाता है और दिया जाता है, इसको एक वैधानिक जामा पहनाने के लिए एक कानूनी शक्ल में या एक गारंटी के रूप में वैधानिक रूप से लाने के लिए किसान संगठन काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। और जो कृषि विधेयक हैं, इनकी विफलता के बाद, इनको वापस लिए जाने के बाद ये मांग और ज़्यादा तेज हो गई है। और कृषि कानूनों की जो विफलता रही या जो सरकार को मजबूरियों में उसको वापस लेना पड़ा, उस समय भी आपने देखा होगा कि किसान संगठन जो इसके लिए आंदोलनरत थे, उनके द्वारा जो है इसको एमएसपी को जो है एक गारंटी के रूप में, एक कानून के रूप में मांग की जा रही थी। और इस पर जो है लंबे समय तक जो है वाद विवाद की स्थिति बनी रही और किसान संगठन लगातार इस पे अड़े रहे। तो ये जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग है, हम इस निबंध में इस पर चर्चा करेंगे। इसका औचित्य क्या है, और औचित्य है तो इसकी मांग जो है कहाँ तक जायज़ है, सरकार को इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और इस पर आगे क्या किया जा सकता है, इस सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हम एक इस पे अच्छा निबंध फ्रेम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में इसकी पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कृषि बिल थे, इसके बारे में आपने पढ़ा भी, हमने भी पहले निबंध में इसके बारे में पढ़ा है। तो कृषि बिल पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अंततः आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार को जो है किसान संगठनों के दबाव में जो है कृषि बिल को रिपील करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, और वो एक कानून की शक्ल में नहीं आने पाए। हालांकि उसमें बहुत सारे, या यूँ कह लीजिए कि 70 से 80% ऐसे प्राविधान थे जो निश्चित रूप से किसानों के हित में थे, और 20% 25% ऐसे उसमें कानून थे जिसमें अस्पष्टता थी और किसान उसको नहीं समझ पाए, सरकार उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाई, या कहिए बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीके से वहाँ पर नहीं लिखा गया था। इसलिए अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी और किसान जो है लगातार किसान संगठनों के माध्यम से आंदोलनरत थे, जिसकी वजह से उसको कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री ने घोषणा करके अंततः वापस ले लिया और संसद में भी इसको जो है वैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है निरस्त कर दिया गया। तो ये तो कृषि गारंटी कानून की पृष्ठभूमि रही कि कहाँ से मांग उपजी। अब जब ये बिल रिपील हो गए तो किसानों ने आगे बढ़कर जो है, किसान संगठनों ने अपनी एक नई मांग, या यूँ कहिए जो पुरानी मांग थी, उसको तेज करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जो एमएसपी दिया जा रहा है अभी वर्तमान में, आप लोग जानते हैं कि 23 फसलों पर भारत में सरकार की तरफ से एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो ये जो एमएसपी दिया जा रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर, जो निजी क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा फसलों की खरीदारी करता है, वो इसी पर जो है, इसी मूल्य पर कृषि उपज को खरीदे। ऐसी कोई बाध्यता उसके सामने नहीं है। तो होता क्या है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो निजी उद्यम हैं, जिनके ऊपर जो है एमएसपी को लेके कोई लगाम नहीं है, तो वो अपनी जो है मनचाही कीमतों, क्योंकि सभी को चाहिए मुनाफा और व्यापारी वर्ग का जो है ये सबसे पहला प्रयास होता है, तो उनको किसानों के कल्याण से या किसानों की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि किसान, अगर सरकार ने 1500 रुपये मान लीजिए गेहूं पर एमएसपी कर रखा है, तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि 20 से 25% कम पर जो है हमको मिल जाए। तो ये प्रयास उनका रहता है। और इसी वजह से किसान क्या चाहते हैं कि चूँकि सबसे ज़्यादा जो है हम प्राइवेट सेक्टर को जो है अपना माल बेचते हैं, अपनी उपज बेचते हैं, तो अगर एक गारंटी कानून की शक्ल में ये आ जाए, एक वैधानिकता का जामा इसको पहना दिया जाए, तो कोई भी निजी क्षेत्र हमसे जो है एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं कर पाएगा। तो सुनने में तो ये मांग बहुत ज़्यादा जायज़ लगती है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक कमेटी का गठन सरकार के द्वारा
इसके लिए किया भी जा चुका है। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की है, लेकिन चूंकि एक बड़ा फैसला होगा, इससे जो है एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक कमेटी जो कृषि एक्सपर्ट्स की है उनको और अर्थव्यवस्था के उसमें जानकार लोगों को शामिल करते हुए कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर स्पष्ट रूप से आगे कुछ किया जा सकेगा। तो अभी जो है जो हमको निबंध लिखना है, तो हमने कृषि गारंटी कानून की जो मांग है इसको समझ लिया है कि कृषि गारंटी कानून की मांग क्यों की जा रही। क्योंकि जो है एक निश्चित हो जाएगा कि अगर हम गेहूं उगा रहे हैं या जो 23 फसलें नोटिफाइड हैं एमएसपी गारंटी कानून में, अगर हम उनको उगा रहे हैं तो कोई खरीदे ना खरीदे हमको इतना जो है मूल्य मिलेगा जितना सरकार ने घोषित किया है, और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो भी हमसे उतने ही मूल्य पे खरीदेगा। तो एक ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है इस गारंटी कानून से, इसीलिए लगातार इसकी मांग उठती रही है और आज भी उठ रही है। अब मांग है लेकिन उसके औचित्य का परीक्षण किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो दूसरी चीज आती है औचित्य। तो पहले एक जो है बहुत नए डेटा से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभी जो फसली वर्ष चल रहा है उसके लिए जो है दूसरा अग्रिम अनुमान जो है सरकार ने बहुत रिसेंट अभी 8 से 10 दिन पहले जारी किया है। तो ये दूसरा अग्रिम अनुमान जो है उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न फसलों से के उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन भारत में 31.6 करोड़ टन का होना संभावित है, जो अपने आप में एक नया जो है बेंचमार्क है और काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें हम समझते हैं ये जो 31.6 करोड़ टन का उत्पादन होने जा रहा है, जिसके लिए अग्रिम अनुमान प्रस्तुत किया गया है, इसमें गेहूं की क्या स्थिति है। गेहूं इसमें जो है 11.13 करोड़ टन है, और धान या चावल जिसको हम लोग कहते हैं, चावल लिख लेते हैं, वैसे ज़्यादा शुद्ध रूप में उसको हमको धान बोलना चाहिए। तो ये जो है 12.79 करोड़ टन का अनुमान जो है प्रस्तावित है या अनुमानित है, और ये अब तक मतलब भारत में अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है, और ये साल दर साल ऐसा ही हो रहा है। पिछली बार भी इससे थोड़ा सा कम हुआ था, तब भी वो सर्वाधिक था, इस बार उससे बढ़ रहा है। यानी अगर हम देखें तो खाद्यान्न उत्पादन भारत में लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कृषि जो है तरक्की नहीं कर रही है, लेकिन समस्या क्या है, कृषि से जो आउटपुट कृषकों को मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक मजबूत योगदान जो होना चाहिए वो नहीं दिखता है। आज के अगर देखें तो जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार जो है लगभग भारत की जीडीपी में 17% का जो है योगदान कृषि का है, और बाकी सर्विस सेक्टर है और औद्योगिक क्षेत्र है जिसका इससे ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हम देखें, विडंबना क्या है कि 50% आबादी लगभग जो है डायरेक्ट, और लगभग 70% जो है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों को मिला लें तो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो जब भारत जैसे विशाल देश की 70% आबादी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में इन्वॉल्व है, भले वो खेती नहीं करते हैं तो खेती पर आधारित जो है, उनकी उपज पर आधारित जो है कोई बिजनेस करते हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है इसमें शब्द जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जो है कृषि क्षेत्र से जो आउटपुट है वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं है कि कृषक जो है वो समृद्ध हो पाए। उनका एक जो है वर्ग तो समृद्ध हो गया है, लेकिन जो छोटे मझले और निम्न स्तर के किसान हैं वो आज तक जो है उसी स्थिति में है, यानी जीवन निर्वाह के रूप में जो है कृषि को ले रहे हैं। कृषि से उनके आर्थिक सामाजिक जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा है, और सरकार को बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं, बार बार तरह तरह की योजनाएं चला के, तरह तरह की सब्सिडी दे के, तरह तरह की जो है छूट देकर, उनको ऋण देकर, ऋण को बाद में माफ़ तक किया जा रहा है, ऋण पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है। कुल मिलाकर जो है
बहुत हाई लेवल की सब्सिडी कृषि क्षेत्र में देनी पड़ रही है। उसके बावजूद कृषि जो है जिस तरह से अर्थव्यवस्था के मानचित्र पर उभरना चाहिए था उस तरह से नहीं उभर पा रहा। तो उसमें कई सारी जो है संस्थागत और ढांचागत कमियां हैं जिन पर जो है निवेश करने की सरकार को आवश्यकता है। उनमें से एक पहलू ये है कि एमएसपी गारंटी कानून। तो एमएसपी गारंटी कानून के बारे में अब तक आप लोगों ने जो है काफ़ी कुछ समझा। और एमएसपी कोई ऐसा नहीं कि भारत में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ये जो है जो 60 का दशक था यानी लगभग 65-66 इस ईयर में जो है 1965-66 में एक कमेटी की सिफारिश पर जो है भारत में खाद्यान्न के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उस समय ये स्थिति थी कि भारत को जो है आयात करना पड़ता था खाद्यान्न। भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं था जो है खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। तो भारत ने जो है एमएसपी की व्यवस्था शुरू की। सबसे पहले गेहूं से शुरुआत हुई, उसके बाद चावल आया, उसके बाद बाकी खाद्यान्न आए, उसके बाद तिलहन फसलें, दलहनी फसलें। तो कुल मिलाकर आज लगभग 23 फसलें ऐसी हैं जिन पर जो है सीधे तौर पर जो है एमएसपी लागू होता है और उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल के सीजन, बुआई सीजन से पहले ही सरकार बता देती है कि इस बार फसलों की एमएसपी ये रहेगी, जिससे किसान को पता हो कि अगर वो लागत लगाकर वो इनपुट करके जो है फसल उगाने जा रहे हैं तो उनको उसका कितना संभावित रिटर्न मिल सकता है। तो ये सब जो है एक सिनेरियो था कि क्या है एमएसपी गारंटी कानून की मांग और इसका औचित्य क्या है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है। एक और रिपोर्ट यहाँ समझ लेते हैं, फिर हम अपनी फ्रेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है जो बताती है, ये आंकड़ा है 2021 का, 2020-21 का आंकड़ा है कि एमएसपी जो है इस पर किस तरह से खरीद होती है। तो 2021 में क्या बताया गया इस रिपोर्ट में कि 12 लाख करोड़ रुपए की फसलें एमएसपी के अंतर्गत थीं। 12 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी धनराशि है। तो गन्ने का आप जानते हैं कि गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है। तो गन्ने को हम निकाल दें तो गन्ने को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो गन्ने को माइनस कर दिया जिसका मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ था, इसको हमने हटा दिया। तो अब हमारे पास जो है बचा 11 लाख करोड़। 11 में से जो है 3 लाख करोड़ मूल्य का जो है खाद्यान्न या जितनी भी एमएसपी के अंतर्गत फसलें हैं वो ऐसी हैं जो किसानों द्वारा स्वयं उपभोग की जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसान जो उगाते हैं वो सब कुछ मार्केट में जाके बेच देते हैं। वो अपने खाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए, साथ में अगले वर्ष बुआई के लिए जो है बीज बचाते हैं। तो एक अनुमान है, ये बिल्कुल कोई सटीक अनुमान नहीं, लेकिन ये एक अनुमानित रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी एक संस्था के द्वारा कि 11 में से 3 यानी बचे 8। 3 का उपभोग कौन कर ले रहा है? किसान स्वयं कर ले रहे हैं, चाहे खाने में, चाहे चारे के रूप में, चाहे बीज के रूप में। तो अब बचे 8। अब ये जो 8 लाख करोड़ रुपए का जो है खाद्यान्न है जिसका एमएसपी पर क्रय किया जाना है, इसमें से 3 का जो है सरकार करती है। सरकार ने किया, अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि सरकार से इतना कम क्यों है। उसके बाद निजी क्षेत्र ने 5 का किया। ये क्या है? निजी क्षेत्र है। तो इस तरह से ये 8 लाख करोड़ रुपए का ही जो है एक्चुअल में जो है जो खरीद हुई एमएसपी पर, और इस पे से 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद की सरकार ने और बाकी के 5 जो है निजी क्षेत्र ने की। लेकिन अब यहाँ पर लैग क्या है? आखिर जो है ये गारंटी कानून जो है इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, क्यों इसकी मांग की जाती है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है ना, औचित्य। तो औचित्य को हमको सिद्ध करना होगा। तो औचित्य कैसे सिद्ध होगा? ये जो 5 लाख करोड़ रुपए की लगभग खरीद निजी क्षेत्र के द्वारा की गई, ये एमएसपी पर नहीं की गई। लगभग 20% कम जो एमएसपी घोषित था उससे 20% कम पर जो है इसने खरीद की। तो क्या हुआ? लगभग 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने वो मुनाफा कमाया जो एमएसपी से, बाकी तो
उसके ऊपर भी उनको फायदा होगा। लेकिन एमएसपी के ऊपर, एमएसपी से जो किसान बेचते तो एमएसपी पर नहीं बेचा गया, चूंकि उससे 20% नीचे दाम पर बेचा गया, तो 1 लाख करोड़ रुपया जो है निजी क्षेत्र में ने जो है एक तरह से मुनाफा कमाया। अगर किसान जो है सरकार को ही बेच देते तो ये निजी क्षेत्र फायदा नहीं उठा पाता। अब यहाँ पर दूसरी समस्या को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो सरकार ने कम खरीद की, वो क्यों खरीद की, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी सरकारी तंत्र में जो कम खरीद है, इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। एक तो जो विपणन प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा कानून भारत में लागू है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, और उसमें मुख्य रूप से 2 ही फसलों को प्रमोट किया जाता है, गेहूं और चावल। अभी यहाँ पर जो हम उत्पादन को जो समझ रहे थे ना, कि इस फिगर में गेहूं और चावल केवल 2 ही बड़ी फिगर दिख रही, बाकी जो है सब कुछ जो है 1 करोड़ टन, कोई 1.5 करोड़ टन, मतलब तिलहन दलहन इन सब की बात करें तो ये सब जो है बहुत जो है कम में सिमट जाता है। गेहूं और चावल ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा सरकारी खरीद इन्हीं की होती है। ये मान लीजिए कि 80% खरीद इन्हीं की होती है एमएसपी पर। तो विपणन प्रणाली में कहीं ना कहीं दोष है, और विपणन प्रणाली में दोष के पीछे क्या है, हमारे पास जो है जो संस्थागत और ढांचागत कमियां हैं। यानी कि खरीद करके एफसीआई के गोदामों में रखा जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हमारे पास जो है भंडारण की उतनी प्रचुर सुविधाएं नहीं है। हालांकि हर स्तर पर प्रयास सरकार का है, लेकिन अगर सरकार पूरा ये 8 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न खरीद ले तो निश्चित रूप से इनके पास भंडारण की जो है क्षमता नहीं है, और वो भंडार नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या, खरीद तो लिया इतना बड़ा निवेश करके, और वो जब भंडार सही से नहीं होगा तो इसमें से 25%, 30%, 40% तक जो है अनाज खराब हो जाएगा, और उसका जो है आर्थिक नुकसान तो होगा ही, और जिनको वो जाना चाहिए था वो भी नहीं जा पाएगा। तो विपणन प्रणाली में संस्थागत और ढांचागत दोष जो है इसका एक प्रमुख कारण है। दूसरी चीज, सरकार के पास जो है बहुत सारे सेक्टर हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल कृषि में ही निवेश करना है या कृषि में ही पूरी ताकत अपनी झोंक दे रही है, क्योंकि वैसे भी सरकार बहुत सारी सब्सिडी देख रही है। आपको बीज पे सब्सिडी मिल रही है, आपको उर्वरक पे सब्सिडी मिल रही है, आपको गांव में जो बिजली की सप्लाई है कृषि के लिए उस पे सब्सिडी मिल रही है, आपको और भी तरह तरह के जो है कृषि यंत्र पे सब्सिडी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कृषि पर वैसे भी बहुत उदारता पूर्वक धन खर्च किया जा रहा है। उसके बावजूद अगर सारी खरीद भी एमएसपी की जो है सरकार ही कर लेगी तो ऐसी स्थिति में सरकार के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, और वो बोझ जो है सरकार को सहन करने के लिए ढांचागत संस्थागत दोनों तरीके से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, और वित्तीय बैकअप यानी फाइनेंशियल बैकअप भी सरकार के पास अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर सरकार जो है गेहूं या चावल या बाकी खाद्यान्न खरीदेगी तो आप जानते हैं कि उसके बदले में क्या होता है, जो हमारे यहाँ राशन वितरण की प्रणाली है उसमें उसको सस्ते दाम पर दिया जाता है। अंत्योदय योजना है, बाकी अन्य बहुत सारी गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं जिसमें राशन बहुत ही सस्ते दामों पर, यूं कहिए कि नॉमिनल प्राइस पे जो है बांटा जाता है। खरीदा जाता है बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर और बांटा जाता है बिल्कुल सस्ते दाम पर। तो यहाँ पर भी जो बीच का अंतर है वो कौन भर रहा है, सरकार भर रही है। तो कुल मिलाकर लाखों करोड़ों रुपए का जो है सरकार जो है सब्सिडी के माध्यम से, छूट के माध्यम से, रियायत के माध्यम से ऑलरेडी अपने ऊपर वहन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एमएसपी गारंटी कानून अगर लागू कर दिया जाएगा तो इसमें जो है सरकार के समक्ष निश्चित रूप से जो है कई सारी समस्याएं जो है आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इससे निपट नहीं सकती, लेकिन उसके लिए एक दीर्घकालिक और एक जो है भविष्योन्मुखी तैयारी की आवश्यकता सरकार के सामने है, जिसके लिए वर्तमान स्थितियां अभी सरकार के
पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं देती हैं। आप अभी जो इस वर्ष का बजट है उसको देख लीजिएगा, उसमें कृषि के लिए कितना प्रावधान किया गया है, बाकी सेक्टर्स के लिए कितना किया गया है। तो कृषि में ढांचागत और संस्थागत परिवर्तन के लिए एक बहुत हैवी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी अगर एमएसपी गारंटी कानून को जो है सरकार एक जो है कानूनी मान्यता देती है। तो अब दूसरी समस्या क्या है? निजी क्षेत्र में खरीद आपको क्यों ज़्यादा दिख रही है? क्योंकि सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हमने बात की। लेकिन निजी क्षेत्र क्यों उत्साहित रहता है? क्योंकि देखिए भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकारी प्लस निजी दोनों ही तरह का जो है यहाँ पर सिस्टम है, अर्थव्यवस्था में अपनाया गया है। निजी क्षेत्र ज़्यादा बड़ा दिखता है। अगर जो है व्यापारिक स्तर पे बात करें तो जो खाद्यान्न, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी पैकिंग, फिर उनकी बिक्री, ये बहुत लंबी जो है लॉजिस्टिक्स से लेकर रिटेल चेन है, उसमें निजी क्षेत्र इन्वॉल्व है और वो अपना जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा फ़ायदा उसमें देखता है। इसीलिए जो है वो जो है पूरी कोशिश करता है कि कम से कम दाम पर जो है हम कृषि उपज को खरीद लें और उसको हम प्रोसेस करके जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो गया तो क्या होगा? जो निजी क्षेत्र अभी तक 20% नीचे जाके उपज को खरीद रहा था, क्या वो एमएसपी पर खरीदेगा? तो निश्चित रूप से वो पूरी फसल नहीं खरीदेगा। पूरी फसल नहीं खरीदेगा क्योंकि उनको एमएसपी पे अगर खरीदना होगा तो जो 20% का वो जो है बीच में मुनाफाखोरी कर रहे थे एमएसपी के लेवल पर, बाकी तो उनको अलग फ़ायदा होता ही है फाइनल प्रोडक्ट में, लेकिन जो 20% का जो है मुनाफा था वो उनके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो सरवाइव करेंगी, वो किसी न किसी तरह से इस घाटे को मैनेज करेंगी और बाज़ार में कीमतें बढ़ाएंगी अपने प्रोडक्ट की, जो प्रोसेस्ड उनका जो है प्रोडक्ट है। सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा क्योंकि अब ये गारंटी कानून है, एक तरह का ये किसान का एक मूल अधिकार बन गया। तो गारंटी कानून बन गया तो ऐसे में जो है सरकार को क्या करना पड़ेगा? अगर निजी क्षेत्र नहीं करेगा तो सरकार को पूरा का पूरा जितना भी जो है प्रोडक्ट है वो खरीदना पड़ेगा। किसान अभी निजी क्षेत्र को बेचने में क्यों इंटरेस्टेड रहता है जबकि उसको पता है कि हमको 20% कम दाम मिल रहा है अपने उत्पाद का? क्योंकि निजी क्षेत्र जो है आसानी से उसकी पहुंच में है। अभी क्या है, मंडी व्यवस्था है, किसान को अपना प्रोडक्ट लेकर मंडी तक जाना पड़ता है, वहाँ पर बेच के इंतज़ार करना पड़ता है भुगतान का, और बहुत सारी बीच में समस्याएं हैं। और इसी बीच क्या है, कई सारे बिचौलिए, कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सारे जो है मध्यस्थ लोग हैं जो क्या करते हैं, किसान से उनके खेत में ही खड़े होकर सौदा कर लेते हैं कि तुम्हारी फसल हो गई है, अब यहाँ से उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तुमको कुछ नहीं करना है, न तुमको जो है इसके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, ना कुछ और करना है। तुम जो है सीधा सीधा जितना हम पैसा दे रहे हैं इस पे अगर राजी हो तो पैसा लो और तुम्हारे खेत से ही हम जो है तुम्हारी उपज को उठा ले रहे हैं। तो इतनी जो है सुविधाजनक व्यवस्था में किसान सोचता है कि अगर हमको बाकी के झंझटों से मुक्ति मिल जाए, हम मंडी में जाके बेचें, तमाम तरह के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं उसको फॉलो करें, फिर डीबीटी से हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो इन सब को अगर हम छोड़ें और हम अगर 15%, 10% या 20% एमएसपी से लॉस पर भी बेच देते हैं, लेकिन वो हमारे घर से ही बैठे बैठे फसल ले जा रहे हैं, हमको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो उनको जो है कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा लगता है। तो इसलिए निजी क्षेत्र में इंटरेस्ट उनको ज़्यादा दिखता है। तो कुल मिलाकर ये जो है अवलोकन है कि एमएसपी गारंटी कानून में जो है दोनों पक्ष हैं। एक तो जो है किसान का भी पक्ष देखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और सरकार का भी पक्ष हमको देखना है कि क्या ये संभव है कि नहीं है। तो हमारा पूरा निबंध जो है इसी पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी फ्रेमिंग पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस सब कुछ कर लिया है, अब हमको इसको सिस्टमैटिक ढंग से लेके आगे चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है प्रस्तावना कैसे शुरू करें। प्रस्तावना कई तरीके से शुरुआत की जा सकती है, तो हम अपना एक तरीका बता रहे हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप जो है चाहें तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो वर्तमान स्वरूप है
या कृषकों की बदहाली को लेकर जो है आप शुरुआत कर सकते हैं कि अभी तक जब कृषि पर बार बार इतना जोर दिया जाता है, फिर भी आज जो है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है होते हुए भी आंकड़ों में जो है क्यों नहीं दिखाई देती है। आज भी वो 17-18% जीडीपी का क्यों जो है रह गई है, जबकि बाकी सेक्टर जो है 50% से ऊपर का योगदान कर रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जो है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके जो वैधानिकरण या वैधीकरण, इसके वैलिडेशन की मांग है, उसका जो है उसकी क्या पृष्ठभूमि है। तो पृष्ठभूमि हम सभी जानते हैं कि अभी कृषि कानूनों पर जो है 1 साल 1.5 साल तक लगातार जो है बहस चली पूरे देश में। 1 साल तक तो पूरा आंदोलन ही चला। तो और उसके कारण पूरे देश में जो है जो लोग कृषि के मुद्दों से अनजान थे, जिनको कृषि से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं था, वो भी ये चीज़ समझने लगे हैं कि हाँ, कृषि का जो है कुछ तो इम्पोर्टेंस है। तो ये हम पृष्ठभूमि में ला सकते हैं। उसके बाद एमएसपी की भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, तो हम बता सकते हैं कि उसका इतिहास क्या है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है कि कब कब क्या क्या हुआ, कब शुरुआत हुई, खाद्यान्न के लिए कब शुरुआत हुई, पहले फसल कौन थी, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। और लगातार जो है कोशिश की जाती है कि जो कृषि की लागत है उस पे 50% जो है कृषक को लाभ मिल जाए, यही प्रयास जो है सरकार करती है। और आप देखते हैं हर साल जो है जब एमएसपी जारी की जाती है किसी भी बुआई सीजन से पहले, तो उसमें 5%, 10%, 15% तक की बढ़ोतरी करने का सरकार का हमेशा प्रयास होता है। एमएसपी का संक्षिप्त इतिहास, ये सब हम जो है प्रस्तावना में ला सकते हैं। लगभग 100 से 150 शब्दों में इसको हम समअप कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर, जिसमें हमको सारा जो है विस्तार से और लिखना है, लेकिन इतना विस्तार नहीं देना है कि वो बहुत ज़्यादा शब्द सीमा को क्रॉस कर जाए। तो भारत के कृषकों की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में हम लिख सकते हैं। 2022 तक जो कृषकों की आय को दुगना करने का सरकार ने लक्ष्य रखा था, इसके बारे में हम लिख सकते हैं इसमें कि क्या वो अचीवेबल है तो उसमें क्या प्रयास हुए हैं, कहाँ तक जो है सरकारी प्रयासों को सफलता मिली है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़े से में इसको हम देख सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या तर्क है और इसकी वर्तमान में वैधानिक स्थिति क्या है। तो आपने अगर अभी सुना जो है, जो बातचीत हम लोगों ने की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि खाद्यान्न संकट न उत्पन्न होने पाए भारत में। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हरित क्रांति नहीं हुई थी भारत में, उससे पहले भारत को जो है गेहूं चावल तक जो है बाहर से आयात करना पड़ता था। भारत जो है स्वयं समर्थ नहीं था, भारत में खाद्यान्न को लेकर आत्मनिर्भर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों की उपलब्धता बराबर बनी रहे और जो मुख्य मांग में जो है फसलें हैं वो अच्छी मात्रा में पैदावार हो और उसका अच्छा मूल्य मिलेगा, तभी कृषक उसको उगाने में इंटरेस्ट लेंगे। नेचुरल सी बात है। तो यही जो है इसके पीछे कारण है। और वैधानिक स्थिति, अभी तक एमएसपी कोई जो है गारंटी कानून नहीं है। एमएसपी, हालांकि सरकार ईमानदारी से एमएसपी को लागू किए हुए है। हर साल कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है, यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की जाती है। और अभी एमएसपी खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मतलब कुल जो हैं 23 फसलें, उन्हीं पर जो है केंद्रित है। लेकिन इस पे आगे भी मांग की जा रही कि जो है प्रमुख सब्जियों पर भी ये लागू होना चाहिए, कुछ डेयरी उत्पादों पर भी इसको लागू किया जाना चाहिए, जैसे दूध का दाम जो है एमएसपी के अंतर्गत लाना चाहिए। तो इस तरह की मांग तो है, लेकिन अब सरकार जो है इस पे अध्ययन कर रही है कमेटी के माध्यम से। उसके बारे में आगे निर्णय होगा ही कुछ ना कुछ। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसकी वैधीकरण की मांग क्यों की जा रही है, तो इसको हमने पीछे भी समझा, वही चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके औचित्य के बारे में हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया, उसमें सारे सिलसिलेवार आप जो है चीज़ों को लिख सकते हैं। वर्तमान कृषि विपणन प्रणाली में जो समस्याएं हैं उसको संक्षिप्त वर्णन किए। तो कृषि की विपणन प्रणाली, जैसे मंडियों की स्थिति जो है, अब तो इनाम मंडी व्यवस्था शुरू की गई है और
आप जो है डेली एक मोबाइल ऐप के थ्रू जो है मंडी में जो है क्या कृषि उपज का भाव है डेली का डेली आप पता कर सकते हैं। देश की 100 मंडियां जो है आपस में ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। तो ये सब एक मतलब कृषि में इस व्यवस्था को भी डिजिटल किया गया है। मंडी में भी काफ़ी सुधार किए गए हैं और इसके लिए कृषि कानून भी लाए गए थे जिनको रिपील करना पड़ा, नहीं तो इसमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव अभी तक हमको देखने को मिले भी होते। तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं विपणन प्रणाली में क्या कमियां हैं, हमारे यहाँ भंडारण क्षमता कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल और जो है इंस्टीट्यूशनल जो कमियां हैं, संस्थागत कमियां हैं, उसके बारे में आप संक्षिप्त में वर्णन कर सकते हैं। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून में जो है जो मांग की जा रही है वो की जा रही है कि इसका निर्धारण C2+50% फार्मूले के आधार पर होना चाहिए। अब ये फार्मूले के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो MS स्वामीनाथन साहब जो भारत के कृषि वैज्ञानिक सलाहकार और जो है एक रिनाउंड जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में एक समिति बनी थी, उसमें एक अपनी सुझाव दिया था कि C2+50% फार्मूले के आधार पर जो है MSP दिया जाना चाहिए। C2 क्या है? C2 है लागत मूल्य। एक फसल को उगाने में और उसको काटने तक जितना हमारी लागत आती है उसको कहा गया C2। अब इस C2 मान लीजिए C2 कितना है? 100 रुपये मान लीजिए हमने एक फसल को उगाने में खर्च किया गया, हम केवल इसका एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें इसका 50% हमको और जोड़ना चाहिए, यानी इसमें 50 रुपये और जुड़ गए। तो इस तरह से 100 रुपये की लागत वाली फसल की MSP 150 होनी चाहिए। ये इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया और इसी पर जो है किसान संगठन अड़े हुए हैं कि ये फार्मूले के आधार पर ही MSP तय होनी चाहिए। हालांकि आप अगर MSP का जो प्राइस देखें जो लगातार बढ़ाया जाता है तो कुछ फसलों में ये फार्मूला लगभग टच भी होता है इस फार्मूले के हिसाब से ही, लेकिन अभी मतलब एक निश्चित जो है या कहिए कि खुल के गारंटी के रूप में इसको नहीं लागू किया गया है। कहीं कहीं कुछ फसलों में ये मिल भी रहा है। तो ये हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। फिर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र MSP गारंटी कानून से किस तरह से प्रभावित होगा, इसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में भी डिस्कशन किया कि सरकारी क्षेत्र पे तो बहुत बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। उसके लिए उसको तमाम सब्सिडियों के बावजूद जो है कृषि में उपज को यानी MSP पे फसल खरीदने के लिए एक भारी निवेश करना पड़ेगा और उसको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर हम 10 लाख करोड़ रुपए की उपज खरीद रहे हैं जो है एक जो है कृषि या एक फसली वर्ष में, तो उसका हम करेंगे क्या और उससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि अगर उसको हम केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में या PDS सिस्टम में जो है अंत्योदय योजना में या बाकी जो है गरीबों के कल्याण की योजनाओं में केवल उसको एक सब्सिडाइज रेट पे बांटते ही रहेंगे तो इसका जो है कितना बड़ा नुकसान जो होगा उसको हम कैसे पाटेंगे। तो ये एक समस्या तो है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जो सरकार अभी तक इसको गारंटी कानून की शक्ल में बदलने को राजी नहीं हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये वजह है क्योंकि ये GDP का एक बहुत भारी जो है भाग का जो है घाटा होगा और उसको कवर कैसे किया जाएगा, सरकार को इसकी रणनीति पर जो है पहले सोचना पड़ेगा अगर ये कानून की शक्ल में आता है। निजी क्षेत्र किस तरह से प्रभावित होगा? निजी क्षेत्र जो है कम इंटरेस्ट लेगा। निजी क्षेत्र जो है MSP के ऊपर क्यों खरीदेगा जब वो पहले जो है निचले रेट पे आज तक खरीदता आ रहा है। तो या तो वो MSP पे खरीदने लगेगा अगर उसकी जो है मजबूरी है कि उसको अपना उद्योग स्टार्ट रखना है, लेकिन होगा क्या, जो उसका फाइनल प्रोसेस्ड जो फूड प्रोडक्ट होगा वो बाजार में महंगा हो जाएगा क्योंकि वो अपना इधर वाला घाटा जो है कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास करेगा। वो सरकार तो है नहीं कि उसको उदार रहना जरूरी है और वो हमेशा वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में विश्वास रखेगा सरकार की तरह से। उसको तो मुनाफा ही चाहिए निजी क्षेत्र को, तो वो अपने मुनाफे को किसी ना किसी तरह से वसूलने का प्रयास करेगा। इससे क्या हो सकता है, इससे जो खाद्यान्न आधारित जो है प्रोसेस्ड
प्रोडक्ट हैं वो उनमें उनके रेट में भारी मात्रा में उछाल देखा जा सकता है, जिससे एकदम से जो है महंगाई का स्तर बढ़ सकता है। तो ये एक समस्या हो गई। तो हमने इस तरह से मुख्य भाग में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, पक्ष भी देख लिया, विपक्ष भी देख लिया। अब हमारे सामने कई सारे प्रश्न हैं जो हमको निष्कर्ष में जिनके उत्तर देने हैं, और यहीं पर जो है आपका एक जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको वर्क करना होगा कि 50 वर्षों से अधिक समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली भारत में लागू है, फिर भी जो है किसानों की दशा ज्यों की त्यों है। अगर सामान्य लोगों की बातचीत की जाए, हालांकि आंकड़ों में तो लगता है कि जो है समृद्धता आई है, लेकिन जिस इतने लंबे समय अंतराल में जितनी समृद्धता आई है वो जो है कहीं ना कहीं जो अपेक्षित है उतना नहीं है। तो एमएसपी प्रणाली भारत में थी, काफ़ी समय से थी, और लगातार इस प्रणाली में सुधार भी किए गए। उसके बावजूद कृषि में क्यों नहीं सुधार हुआ? किसानों का जो वांछित उत्थान था वो क्यों नहीं आ पाया? तो इसका आपको जवाब कहीं ना कहीं निष्कर्ष में जो है एक प्रश्न देते हुए इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। यानी कि एमएसपी जो है कोई संजीवनी नहीं है। अगर एमएसपी गारंटी कानून भी आ जाएगा तो वो एकदम से एक संजीवनी की तरह काम नहीं करेगा कि किसानों की दशा में जो है एकदम से उत्थान हो जाएगा। जो अभी तक जो है बहुत गरीब किसान थे, भूमिहीन किसान थे, मजदूर वर्ग वाले किसान थे, वो एकदम से करोड़पति लखपति बन जाएंगे। ऐसी कोई संजीवनी या ऐसा कोई रामबाण नहीं है एमएसपी गारंटी कानून, ये तो मानना होगा। लेकिन हाँ, ये एक क्रमिक सुधार की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम होगा, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो एमएसपी गारंटी कानूनी सब कुछ नहीं है, कृषि में चौतरफा विकास की जरूरत है। एक जो अब्दुल कलाम साहब ने कहा था ना कि अब एक सदाबहार क्रांति की जरूरत है। जैसे हरित क्रांति हुई, गुलाबी क्रांति हुई, सफ़ेद क्रांति हुई, पीली क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई, तो अब एक समन्वित, जिसको सदाबहार क्रांति के रूप में उन्होंने कहा था, एक सदाबहार क्रांति की जरूरत है। और इसके ढांचागत सुधारों पर सबसे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी कृषि और कृषक दोनों का उत्थान हो सकेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये पुनः जो है अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव नोट के साथ में अपने प्रश्न पर जो है एक उत्तर दे सकते हैं। वही प्रश्न लगभग यहाँ पर मैंने दूसरी तरह से लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून क्या अन्नदाताओं के भाग्योदय करने में सक्षम हो सकेगा? इस पे आपको सुझाव और टिप्पणी देनी चाहिए यहाँ पर। तो एमएसपी व्यवस्था बहुत पहले से लागू थी, लेकिन जो बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलने चाहिए, तो वैसे तो नहीं मिले हैं। तो गारंटी कानून आने पर क्या ऐसा हो सकेगा? निश्चित रूप से हो सकेगा, लेकिन केवल गारंटी कानून ही इस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। भारतीय कृषि और भारतीय कृषकों की दशा दिशा को सुधारने में केवल ये गारंटी कानून ही अकेला फैक्टर नहीं है जो बहुत क्रांतिकारी बदलाव करने में सक्षम होगा। इसके साथ जो है बहुत सारे सुधारों की, दीर्घकालिक नीतियों की और कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हैवी निवेश की आवश्यकता है। तो ये आप सुझाव में दे सकते हैं। आगे की राह क्या है? जिस तरह से 2022 तक का एक लक्ष्य लेकर सरकार चली थी, हालांकि वो लक्ष्य पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है, लेकिन उसने कृषि पर जो है फोकस को बढ़ाया और कहीं ना कहीं जो है कृषि में अब काफ़ी सारे सुधार दिख रहे हैं और कुछ ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है जो कृषि की दिशा और दशा को बदल सके, किसानों का जो है आर्थिक सामाजिक उत्थान करने में सक्षम हो सके। तो उसके लिए जो कुछ भी सुझाव हो आगे भविष्य की राह के एक पॉजिटिव नोट के साथ आप यहाँ पर अपने निबंध को ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने सारे डिस्कशन के बाद जो है आप निश्चित रूप से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे और अपने आप जो है एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम हो पाएंगे। अब देखिए हमने क्या लिखा है
ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो ही करें, आपने जो चीज़ें समझी हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो हमने प्रस्तावना में जैसे कि हमने कहा था कि जो है इसकी जो ये गारंटी कानून की मांग उठी है वो कहाँ से उठी, उसको लेकर हमने शुरुआत की और आगे चल के जो है कृषि पर जो है हमने बताया कि जो है 65-66 में सबसे पहले गेहूं पे एमएसपी दी गई, वर्तमान में जो है 23 फसलों पर दी जा रही है। फिर यहाँ पर जो है मुख्य भाग में जैसा हमने डिस्कस किया लगभग वैसा ही यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसको आप जो है फिर जो हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी उसको हमने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है बहुत वास्तविकता बताती है कि एमएसपी पर खरीद कितनी होती है। एमएसपी पर बहुत कम खरीद होती है, सरकारी खरीद, और निजी खरीद को भी मिला लें तो भी एमएसपी पर जो है बहुत कम खरीद होती है। बाकी सारा जो है ओपन मार्केट में ज़्यादा बिकता है। फिर C2 वाला मामला आ गया। अब जो है निष्कर्ष में जो हमने डिस्कशन किया था उसको सार करते हुए और एक पॉजिटिव नोट के साथ हमने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि इस पर एक अच्छा निबंध लिखिए, और बहुत ज़रूरी है। कृषि के सेक्शन में ये निबंध हमेशा संभावित रहता है और निश्चित रूप से इस बार आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए एक अच्छा निबंध इस पर ड्राफ्ट करिए। और कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। तो मित्रों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।